तो दोस्तों आज 5 सितंबर 2023 यूपी में देश दुनिया के सभी ताज़ा मुख्य समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया और फावर चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। चंद्रयान 3 की चांद पर एक बार फिर से लैंडिंग हुई है। इसरो ने सोमवार को ये जानकारी दी है। दरअसल विक्रम लैंडर को पहले चांद की सतह से 40 सेंटीमीटर ऊपर उठाया गया और एक बार फिर से उसकी सुरक्षित लैंडिंग कराई गई है। सनातन धर्म पर अपने बेटे उदयनिधि स्टालिन के विवादित बयान के बीच बीजेपी के निशाने पर आए डीएमके अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने अपने पॉडकास्ट श्रृंखला के पहले एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी पर हमला बोला है। आपको बता दें कि स्पीकिंग फॉर इंडिया में स्टालिन ने दावा किया है कि केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने अपने पिछले 9 वर्षों के कार्यकाल में सामाजिक कल्याण के संबंधित कोई भी चुनाव पूर्व वादा पूरा नहीं किया है। महाराष्ट्र के जालना में मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान किए गए लाठीचार्ज को लेकर एकनाथ शिंदे की सरकार में ही मतभेद देखने को मिल रहा है। एक तरफ उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस का बचाव करते हुए कहा है कि पत्थरबाजी के बाद मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा, तो सरकार में दूसरे उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने तत्काल उन्हें जवाब दे दिया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सरकार में हाल ये है कि मराठा आंदोलन पर फडणवीस एक तरफ तो अजित पवार और सीएम शिंदे एक तरफ नजर आ रहे हैं। दिल्ली में आयोजित होने वाली G20 समिट से पहले राष्ट्रीय राजधानी को किसने सजाया संवारा, ये सवाल अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी के लिए नाक का सवाल बन गया है। दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 समिट होनी है, उससे पहले दिल्ली को स्वच्छ बनाया गया है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली को स्वच्छ बनाने में MCD और PWD की मेहनत को स्वीकार किया, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इसके लिए आम आदमी पार्टी अकेले क्रेडिट नहीं ले सकती है। राजधानी दिल्ली में आयोजित होने जा रही G20 सम्मेलन में दुनिया भर के बड़े देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिस्सा लेने आ रहे हैं। हालांकि चीन अपनी ही दिक्कतों से परेशान है और वो G20 सम्मेलन से किनारा कर रहा है। चीन इस समय आर्थिक मंदी का भी सामना कर रहा है। आपको बता दें कि न्यूयॉर्क टाइम्स की माने तो चीन अपने देश में ही समस्याओं से घिरा हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि लोग बहुत ही उम्मीद से हमारे पास आते हैं, ऐसे में ज़रूरी है कि उनकी हर समस्या का समाधान हो। अधिकारी समस्याओं को पूरी संजीदगी से ले। ज़मीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ मुख्यमंत्री ने कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री रविवार को गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और सांसद सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया का जन्म सनातन धर्म और भारत को लांछित करने के लिए हुआ है। यही हमारे समय की ईस्ट इंडिया कंपनी है, जिसमें हिंदुओं को अपमानित करने और आपस में बांटकर सत्ता हथियाने की होड़ लगी है। घोसी उपचुनाव का प्रचार रविवार शाम 5 बजे थम गया। अंतिम दिन भाजपा सपा के दिग्गज नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी। प्रत्याशियों के समर्थन में डोर टू डोर जनसंपर्क किया। अब 5 सितंबर को मतदान होगा और 8 सितंबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे। आपको बता दें कि कुल 10 उम्मीदवार मैदान में हैं। इधर जिला निर्वाचन आयोग ने गैर जिलों से आए नेताओं को जिले से बाहर जाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इस वक्त देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। केंद्र की मोदी सरकार ने एक देश एक चुनाव की दिशा में एक कदम आगे बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि कानून मंत्रालय ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है। इस कमेटी में अमित शाह, निरंजन चौधरी, गुलाम नबी आज़ाद, NK सिंह, सुभाष कश्यप, हरीश साल्वे और संजय कोठारी शामिल है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जारी चर्चा के बीच अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुछ सवाल उठाए हैं और पूछा है कि क्या देश के लिए वन नेशन वन एजुकेशन ज़रूरी है या फिर वन नेशन वन इलेक्शन ज़रूरी है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक देश एक चुनाव के लिए पैनल की घोषणा की है, तब से विपक्ष केंद्र पर लगातार हमलावर है। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी एक राष्ट्र एक चुनाव अभियान की आलोचना की है। राहुल गांधी ने इसे भारतीय संघ और उसके सभी राज्यों पर हमला बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूज एजेंसी PTI को एक इंटरव्यू दिया है। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर खुलकर केंद्र सरकार का पक्ष रखा है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि भारत की G20 अध्यक्षता से कई सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं, कुछ मेरे दिल के बहुत करीब है। साथ ही PM मोदी ने ये भी कहा है कि विकसित भारत में जातिवाद, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता का कोई स्थान नहीं होगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के मंत्री बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए गए विवादित बयान के बाद बवाल मच गया है। बीजेपी समेत तमाम दलों के नेताओं ने बयान का विरोध किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी राजस्थान के डूंगरपुर में रैली को संबोधित करते हुए उदयनिधि के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इंडिया गठबंधन को घेरते हुए कहा है कि 2 दिन से आप देश की संस्कृति और सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख सऊद्दीन ओवैसी ने रविवार को केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है।
उन्होंने कहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा देश में बहुदलीय संसदीय लोकतंत्र और संघवाद के लिए त्रासदी होगी। ऐसा लगता है कि इस पर विचार करने के लिए समिति का गठन बस औपचारिकता है। सरकार पहले ही इस दिशा में आगे बढ़ने का निर्णय ले चुकी है। बिहार में जातीय गणना को लेकर सियासत जारी है। अब बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने जातीय गणना की रिपोर्ट जारी करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार को ना भाजपा ने रोका है, ना ही सुप्रीम कोर्ट ने रोका है, तो फिर रिपोर्ट जारी क्यों नहीं कर रही है। साथ ही ईबीसी आयोग की रिपोर्ट भी 1 साल बाद भी जारी नहीं की गई। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में सिर्फ नौटंकी हो रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने समय से पहले लोकसभा चुनाव की संभावनाओं को देखते हुए तैयारियां और तेज कर दी है। यूपी के बाद अब उत्तराखंड राज्य की बैठक की और उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा की। मायावती संगठन की मजबूती और सर्व समाज में जनाधार को बढ़ाने में लगी हुई है। वो इन दिनों लखनऊ में रहकर राज्यवार बैठकें कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक तरफ विकास और राष्ट्रवाद का अलग जग रहा है, तो दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें गरीबों कमजोरों की तरक्की अच्छी नहीं लग रही है। उन लोगों को, नौजवानों को मिल रहा रोजगार, किसानों की खुशहाली अच्छी नहीं लग रही है। दंगाबाज और दगाबाज लोग पीएम मोदी की राह रोकने के लिए बैरियर लगा रहे हैं। दिल्ली में G20 समिट की तैयारियों को लेकर शनिवार को एलजी विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि इसका आयोजन आसान काम नहीं है। उन्होंने कहा कि बीते 2 महीनों से हमारा फोकस था कि शहर ऐसा दिखे कि यहाँ कोई त्यौहार होने वाला है। हम इस काम में लगभग 2 महीने से लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं अब दिल्ली वैसी ही दिख रही है जैसा प्लान किया गया था। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने शनिवार को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की हिंदू राष्ट्र टिप्पणी की आलोचना की और कहा कि भारत कभी हिंदू राष्ट्र नहीं था। अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, भारत एक हिंदू राष्ट्र नहीं है और ये कभी भी नहीं था। भारत स्वाभाविक रूप से एक बहुलवादी राष्ट्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 और 7 सितंबर को इंडोनेशिया की यात्रा करेंगे। पीएम मोदी की इस यात्रा के 2 दिन बाद 9 सितंबर को भारत में G20 समिट होने वाली है। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने शनिवार को लोगों से 2024 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देने की अपील की और दावा किया कि यदि केंद्र में भाजपा फिर से जीत गई तो रसोई गैस सिलेंडर की कीमत बढ़कर 3000 रुपये हो जाएगी। अभिषेक ने जोर देकर कहा कि अगर विपक्षी गठबंधन इंडिया 2024 में सत्ता में आता है तो एक सिलेंडर की कीमत महज 500 रुपये होगी। भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2023 का तीसरा मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया है, लेकिन बाबर आजम की अगुवाई वाली पाकिस्तान की टीम को मैच रद्द होने का फ़ायदा मिला है। पाकिस्तान ने पहले मैच में नेपाल को हराया था और फिर दूसरे मैच में भारत के खिलाफ दोनों टीमों ने अंक बांटे, जिससे पाकिस्तान को 3 अंक हो गए हैं। राष्ट्र राजधानी दिल्ली में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन का असर केवल सड़क यातायात पर ही नहीं, रेलवे पर भी पड़ेगा। रेलवे की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक G20 शिखर सम्मेलन के चलते रेल यातायात पर भी प्रभाव रहेगा। सम्मेलन के चलते कुछ रेलगाड़ियों को अस्थायी और आंशिक रूप से रद्द किया गया है।